नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। लोकसभा चुनाव में अभी काफी समय शेष है, लेकिन इसमें सह और मात देने के लिए सियासी दलों ने अभी से कमर कस ली है। इतना ही नहीं, गुजरते वक्त के साथ विरोधियों के बीच जुबानी जंग भी लगातार जोर पकड़ती जा रही है। ऐसे ऐसे मुद्दे उछाले जा रहे हैं जो सियासी सफा खाने से भी परे हैं। खैर, चुनाव है, वो भी लोकसभा का, लिहाजा सियासी दलों की ओर से हर उन पैतरों को आजमाया जा रहा है जो जनता को उनकी ओर आकर्षित कर उनका मत अपने पाले में कर सकते हैं। महारण को लेकर सियासी जोर आजमाइश इस कदर है कि भगवान के नाम को भी सियासी दल कैश करने में जुटे हैं। वोट के लिए गणेश लक्ष्मी को नोट पर लाने की बात हो रही है। बहरहाल, आज हमारी चर्चा का विषय ये नहीं बल्कि प्रधानमंत्री पद को लेकर है। सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष से कौन पीएम कैंडिडेट होगा। सवाल यह भी है कि मोदी और बीजेपी को चुनौती देने के लिए क्या विपक्ष एकजुट भी हो पाएगा या नहीं, और अगर हो जाता है तो क्या प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर किसी को आगे किया जाएगा। यह चुनाव परिणाम के बाद ही पत्ते खोले जाएंगे। जनता मांगे जवाब में अब चर्चा इसी को लेकर होगी। आज के मुद्दे मोदी वर्सेस कौन में। तो बीजेपी से प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन होगा ये हर कोई जानता है, लेकिन नरेंद्र मोदी के सामने कौन होगा, इस सवाल का जवाब अब तक किसी को नहीं मिल सका है। और जिस तरह के मौजूदा समय में सियासी समीकरण हैं, उसे देखकर लग भी नहीं रहा है कि विपक्ष की ओर से पीएम चेहरे का नाम जल्द तय हो पाएगा। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या इससे विपक्ष को फायदा होगा या नुकसान। सवाल ये भी है कि जब जनता यही नहीं जानेगी कि विपक्ष से पीएम का चेहरा कौन है, तो फिर वो कैसे अपना मत विपक्षी पार्टियों को देगी। इसके अलावा वर्तमान में ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार, राहुल गांधी और चंद्रशेखर राव जो तमाम सियासी पैतरे भाज रहे हैं, क्या वो पीएम मोदी और बीजेपी को चुनौती दे सकते हैं। चलिए इन तमाम सवालों को लेकर चर्चा का दौर शुरू करें। उसके पहले देख लेते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। 24 का चुनाव, किसका फिट बैठेगा दांव। वक्त जैसे जैसे गुजर रहा है, वैसे वैसे सियासत के महारण की घड़ी नजदीक आ रही है। जी हां, लोकसभा चुनाव में अब तकरीबन 1.5 साल का समय शेष रह गया है। ऐसे में सभी सियासी दल रणनीति के तहत आगे बढ़ते हुए एक से बढ़कर एक दांव चल रहे हैं। लेकिन ये और बात है कि अब तक विपक्ष की ओर से ऐसा कोई दांव देखने को नहीं मिला है जो प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी को कड़ी चुनौती दे रहा हो। यहाँ अहम बात यह भी है कि विपक्ष की ओर से नरेंद्र मोदी के सामने प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन होगा, ये अब तक तय नहीं हो सका है। तो वहीं इसी बीच बीजेपी से गठबंधन खत्म कर आरजेडी से हाथ मिलाकर बिहार में सरकार बनाने वाले नीतीश कुमार की विपक्ष को एकजुट करने की कवायद जरूर धीमी पड़ गई है। नीतीश कुमार जहां पहले जी जान से विपक्षी नेताओं से लगातार मेल मुलाकात कर रहे थे, तो वहीं अब वो काफी शांत शांत नजर आ रहे हैं। इधर राहुल गांधी हो या ममता बनर्जी या फिर केसीआर और अरविंद केजरीवाल, इन सभी की ओर से भी कोई ऐसी कवायद होती नहीं दिख रही है जो विपक्ष को नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ 2024 के लिए एकजुट करने की हो। हैरान करने वाली बात यह भी है कि महारण में जब महज 1.5 साल का समय शेष रह गया है, तब भी विपक्ष से कोई दिग्गज नेता ना तो खुद को प्रधानमंत्री का दावेदार बता रहा है और ना ही किसी दूसरे को पीएम के चेहरे के तौर पर सामने रख रहा है। ऐसे में ये सवाल जस का तस बना हुआ है कि 24 के महारण में मोदी के सामने आखिर कौन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो मोदी बनाम कौन, जनता मांगे जवाब में आज के इस मुद्दे पर चर्चा करने के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिल्ली से हैं बीजेपी नेता प्रदीप बैस जी हैं, भोपाल से हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र मिश्र जी हैं, लखनऊ से आप प्रवक्ता सैयद मोहम्मद तकी जी हैं, कोलकाता से हमारे साथ जुड़ रहे हैं टीएमसी नेता संजय सरकार जी, और स्टूडियो मौजूद है हमारे स्वदेश न्यूज़ की एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक जी। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तकी साहब, आपसे ही सवाल है। तकी साहब, मेरी आवाज़ आ रही?
जी आ रही है आपकी आवाज। यहाँ हमने आज सब्जेक्ट रखा है मोदी बनाम कौन। अब वो कौन जो शब्द है उसमें आपकी राय जानना चाहूंगा कि आप किसको मानेंगे कि कौन। भाई एक नेता देंगे विपक्ष की तरफ से तब तो जनता के बीच में जाएंगे। देखिए, मैं तो मानता हूं कि इस वक्त अरविंद केजरीवाल जो है मोदी जी से आगे हैं प्रधानमंत्री के चेहरे की दौड़ में। जी। और सबसे मजबूत अगर कैंडिडेट कोई है इस वक्त प्रधानमंत्री की रेस में तो वो अरविंद केजरीवाल है। जी। और एक ही व्यक्ति का भोकाल है, उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। जी। इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा देश में किसी व्यक्ति की हो रही है, उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। चाहे उनकी शिक्षा की मॉडल की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की मॉडल की बात हो। और लगातार पिछले कई दिनों से जिस तरह से बीजेपी आम आदमी पार्टी पर अटैक कर रही है, उसके मंत्रियों पर अटैक कर रही है, परेशान है, तो ये बेबसी सब दिखाता है कि अरविंद केजरीवाल ही का नाम इस वक्त प्रधानमंत्री की रेस में सबसे आगे चल रहा है। जी। और जैसे गुजरात के परिणाम आए जहाँ प्रत्याशित रूप से है कि बीजेपी हार रही है, इसलिए बीजेपी वहाँ डेट डिक्लेयर नहीं कर पा रही है। और दिल्ली नगर निगम में बिजली बीजेपी हारने वाली है। उसके बाद प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर सबसे आगे सबसे अच्छा चेहरा जो प्रदेश देश में निकल के आएगा वो अरविंद केजरीवाल का आएगा। क्योंकि अरविंद केजरीवाल अपने आप को दो राज्यों में प्रूव कर चुके हैं। जी। उन्होंने 70 वादे दिल्ली में किए थे, सारे वादे कर दिए। भगवंत मान ने जो है अभी पंजाब में देखिए पुरानी पेंशन बहाल कर दी। प्रदीप जी आप ही के पास आऊंगा लास्ट में, पहले सारे लोगों की हम राय ले लें, विपक्ष की राय ले लें, फिर आप ही को उत्तर देना है। जी तगी साहब निश्चित तौर तो मैंने कौन जो शब्द क्वेश्चन मार्क लगा है उसको आपने तो अरविंद केजरीवाल ही एक चेहरा है। मैं बताना चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल में और नरेंद्र मोदी जी बहुत फर्क है। नहीं ये फर्क बाद में ले लेंगे, ये फर्क बाद में ले लेंगे, आपके पास दूसरी बार आएंगे जब। पहले हमारा बड़ा छोटा सवाल है कौन, तो आपकी तरफ से मैंने जो क्वेश्चन मार्क लगा है उसमें अरविंद केजरीवाल जी का नाम लिख गया है। अरविंद केजरीवाल पूरे विपक्ष में सिर्फ एक ही नाम है और इसका सबसे आगे जो नाम चल रहा है मोदी जी से आगे नाम चल रहा है वो अरविंद केजरीवाल का चल रहा है। चलिए तो आते हैं इसके बाद, क्योंकि आप भी जान रहे हैं कि अकेले अरविंद केजरीवाल जी इतनी सीट नहीं ला सकते हैं। बहुमत में आ जाए 273 से ज्यादा सीटें लोकसभा में आपकी आ जाए तो आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे अरविंद केजरीवाल, ये आप भी जानते हैं। ऐसे में आपको सारे विपक्ष की जरूरत पड़ेगी। 30 सेकंड में मैं बात कह दूं। केजरीवाल जी ने बयान दिया है कि गुजरात में डबल इंजन की सरकार नहीं चाहिए, नया इंजन चाहिए। जी। और विपक्ष को जो नया इंजन चाहिए उसका नाम भी अरविंद केजरीवाल है। जी। जैसे ही चुनाव होगा, चुनाव के आसपास सारे विपक्ष के लोग अरविंद केजरीवाल के पीछे आके जुड़ जाएंगे। और अरविंद केजरीवाल ही वो इंजन है जो गुजरात में भी और केंद्र में भी बीजेपी को पीछे छोड़ेगा और केंद्र में अरविंद केजरीवाल की लीडरशिप में सरकार बनेगी, ये तय है 2024 में। चलिए हम मान लेते हैं कि 26 की 26 गुजरात जीत गए, आप पंजाब की सारी जीत गए, 7 की 7 दिल्ली जीत गए, तो भी 40-50 का ही आंकड़ा पहुंचता है 273 की जगह। खैर हम एक बार सरकार साहब के पास चलते हैं। सरकार साहब हमने जो सवाल तकी साहब से किया है कि आज मैंने सब्जेक्ट रखा है नरेंद्र मोदी बनाम कौन, हम वो कौन ढूंढ रहे हैं कि कौन हो सकता है, क्वेश्चन मार्क लगा है, किसका नाम हम उसमें अंकित कर दें। देखिए मैं तो ग्रास रूट लेवल से राजनीति करके आए हैं जी। हम पागल जैसे जोकर जैसे बात यहाँ बैठ के नहीं करने चाहिए जी। एक तो सत्ता 243 सीट है, एक नॉमिनेटेड हो रहा है, ये 543 है, एक नॉमिनेटेड 544 होता है, 272 का आंकड़ा होना चाहिए। इस समय कोई भी विपक्ष चाहे टीएमसी के भी 272 ले आने के लिए कोई भी विपक्ष का हाथ में नहीं है। कांग्रेस छोड़ के अगर कोई अगर सोचेंगे तो ये बहुत बड़ा गलत बात हो सकता है। इस तरह से राजनीतिक बयान देने का मतलब भारतीय जनता पार्टी को जमीन और भी मजबूत हो जाता है जी। ठीक है ना। मैं आपको जो कहना चाहेंगे तो हम वो राजनीतिक नहीं करके आए, ठीक है। हम लोग बंगाल में जो राजनीतिक होता है ग्रास रूट लेवल से हम लोग को राजनीतिक करके ऊपर आना पड़ता है, ठीक है ना। हम लोग पैराशूट में भी नहीं आता है, हेलीकॉप्टर में भी नहीं आता है, एसी रूम 5 स्टार में बैठ के भी राजनीति नहीं करते हैं। तो यहाँ का हो तो 543 में 272 बहुमत होता है, मतलब अगर कोई पार्टी को अगर बहुमत होता है तो उस तरफ से सब पार्टी को अगर एक नहीं हो पाएंगे, विपक्ष तमाम विपक्ष अगर एक नहीं हो पाएंगे तो वहां पर कोई भी पार्टी अकेले के तरफ दम से मेजोरिटी लेके नहीं आ पाएंगे। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ जी जी जी, हकीकत बता रहा है, कोई झूठ बात नहीं है। ये सब जो है ना नरेंद्र मोदी जैसे फेक बात बोलने से कोई फायदा नहीं है। क्यों एक एक अंगुली में 45 ग्राम सोने के अंगूठी पहनता है, 4 अंगूठी का कीमत जो डायमंड लेकर 1,73,73 लाख करोड़ रुपया कीमत है। एक चश्मा 1,40,000 को पहनता है नरेंद्र मोदी, ठीक है। 4,000 करोड़ का फ्लाइट में बैठते हैं
और उसको मेंटेनेंस खर्चा आता 1574 रुपए। मैं नहीं बोल रहा, वीके सिंह पार्लियामेंट में बोला था जब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर था, 2000 रुपया फॉरेन में खर्चा किए थे बाहर जाने के लिए। ये भी मुरलीधरन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर पार्लियामेंट में खड़ा होकर बोले 2000 करोड़। हाँ, 2000 करोड़ रुपया बाहर टोटल खर्चा हुआ था। अंगूठी का एक बार फिर बता दीजिए, अंगूठी का आपको कैसे रेट पता चला? एक अंगूठी 45 ग्राम वेट है, सोने का होता है, जिसका 2.5 लाख रुपया तो कीमत होती है। उसको डायमंड लगा के 4 अंगूठी है, 1,73,000 करोड़ रुपया, और 1,40,000 का चश्मा पहनता है मेरे देश के प्रधानमंत्री, और 10 लाख का सूट पहनते हैं। 80,000 के रुपया का किलो जो होता है वो मशरूम खाता है, जो मेरे कभी भी मैं 200-250 रुपया का किलो के ऊपर मशरूम नहीं खाया। बहुत बेकिस्मती हूँ जब मशरूम भी खरीद नहीं पाता 250 रुपया किलो। मैं बता रहा हूँ, मेरे लाइफ की हकीकत बता रहा हूँ। इस देश के एक राजा है, राजतंत्र चल रहा है, लोकतंत्र नहीं चल रहा है इस देश में। अगर लोकतंत्र को लेके आने पड़ते हैं तो सब जितना विपक्ष की है ईगो छोड़ने पड़ेंगे। कौन प्रधानमंत्री बनेंगे बाद के बात है, ये पहले की बात नहीं है। हम इकट्ठा होके जो वीपी सिंह और जयप्रकाश नारायण ने जो काम किया था वो काम करने पड़ेंगे। एक आदमी को लीड देने पड़ेंगे। हकीकत बताता, हम देखा 417 से लेकर राजीव गांधी को 190 में उतार के लेके आया था। हम देख के, ये मेरा अनुभव है। और जेपी जी को तो छोड़ दिए, महान सोशलिस्ट नेता, उससे जैसा सोशलिस्ट नेता मेरे नहीं लगता हिंदुस्तान में होगा। मेरे नहीं लगता जयप्रकाश नारायण जैसे सोशलिस्ट नेता हिंदुस्तान में दोबारा आएगा। मैं आपको इतना कहना चाहता हूं। नहीं, वो आपने कहा कि राजीव गांधी, राहुल गांधी कह दिया आपने गलती से। राजीव गांधी को 417 से, मुझे ध्यान है जो 193 सीटें आई थी 91 में, 190-93 आया था। मैं आपको बता रहा है 190-93 में आके वो आखिर तक वहां पर गिर गया था। वहां तक पहुंचा दिया था वीपी सिंह लीडिंग करके। मैं आपको बता रहा हूँ इस समय आज देश की स्थिति क्या है ना, नौजवान का नौकरी है, बैंक करप्शन 10 लाख करोड़ रुपया तो आरबीआई के गवर्नर ने बोला है। 10 लाख करोड़ रुपया का घोटाला हुआ। सौरभ पांडे बोलकर सोशल एक्टिविटीज महाराष्ट्र को पानवेल में रहता है, उसने एक आरटीआई किया था, शक्तिपुर दास उसको रिप्लाई दिया था। मैं आपको बता रहा, उसमें 30 आदमी में 29 आदमी गुजरात के हैं। एपीजी ग्रुप से लेकर लास्ट जतिन मेहता तक 2014 से लेकर 2018 के बीच में 7,000 करोड़ रुपया लेकर सेंस किस में भाग गया है, वहां पर सिटीजनशिप ले लिया। मैं आपको देता हूं। सरकार साहब हम थोड़ा सा इसलिए रोक रहे हैं, ये हम दूसरी बार आएंगे तो सारे आंकड़े बीजेपी सरकार में यानी मोदी सरकार में क्या क्या भ्रष्टाचार हो रहा, क्या क्या गड़बड़ हो रहा है, ये आप बाद में गिना दीजिएगा। आपने बहुत अच्छी बात कही है कि देखिए विपक्ष जब तक एक नहीं होगा, ये खासकर कांग्रेस को लेके जब आप कांग्रेस को नहीं लेंगे तब तक मोदी से नहीं लड़ पाएंगे। आपकी स्पष्ट बाध्यता को मैं सैल्यूट करता हूं, मगर आपकी नेता ममता जी ने ये कहा था माइनस कांग्रेस विपक्ष एक करना है, कांग्रेस से नहीं, माइनस कांग्रेस विपक्ष एक करके हम मोदी जी को हराएंगे, ये आपकी नेताजी ने कहा था। इसको बयान हम देता है। देखिए हरियाणा से लेके मध्य प्रदेश से लेके छत्तीसगढ़ से लेके राजस्थान से लेके महाराष्ट्र से लेके वहां पर कांग्रेस एनसीपी जैसे संजय और शिवसेना है, और मध्य प्रदेश में कांग्रेस मतलब जो आपको सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है, और हरियाणा में भी एक ही है। हरियाणा में सरकार उलटने वाला है। मैं एक चीज आपको सच्चाई को साथ आज हम कहना चाहता हूं आपको चैनल को माध्यम से, देखिए ऐसे नहीं होता है। कांग्रेस माइनस करके अगर हम सोचेंगे तो आखिर तक भारतीय जनता पार्टी को फायदा होने जा रहा है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, मैं कहीं छुपा छुपी नहीं है। मैं एक राजनीतिक आदमी, आपको पहले बोले कि हम वॉल में चुनकम करके आए हैं, जिसमें वॉल में कलर करके सिंबल बना के हम यहाँ पर आए हैं, माइक लेके घर घर में घूमे हैं। उस हिसाब से संगठनिक के हिसाब से मैं हिंदुस्तान हम पूरे घूमे हैं, विदेश में भी थोड़ा कंट्री हम चलिए आप लोग इससे हम घूम चुके हैं। तो मेरे अनुभव से मैं हिंदुस्तान को जो सिचुएशन सिनारियो है उसकी आज तक तमिलनाडु में डीएमके तो यहाँ पर सत्ता है, डीएमके कांग्रेस अलायंस होगा। कर्नाटक में कांग्रेस अकेला लड़ेंगे, तेलंगाना में टीआरएस के जगह है, केरल में कांग्रेस और कम्युनिस्ट के बीच में लड़ाई है। आपको हकीकत बता रहा है, इसमें छुपाने का कोई बात नहीं है। हम आपको छुपाएंगे तो बेकार बात करेंगे, सबसे बेकार बात हम आपको करने जाएंगे। ये हकीकत बात आपको बता रहे हैं हम। और इस मामला में बिना कांग्रेस बिना समझौता अगर करने जाएंगे, आखिर तक भारतीय जनता पार्टी तीसरा बार सरकार में आएंगे। मैं आपको हकीकत बता दे रहा हूं। बिल्कुल सही कहा। ऐसी स्थिति में तो अगर राहुल जी मेहनत कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा 3,500 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, तो ये सारे विपक्ष को एक हो जाना चाहिए उनके साथ। ये आपका मत है? बिल्कुल।
जी। आज मोदी जी को हटाना है। एक डिक्टेटर सर हिटलर मुसोलिनी का जो सरकार यहाँ पर चल रहे हैं, इसको आज हिंदुस्तान में खत्म करना बहुत जरूरी है। आने वाला पल में आपको बच्चा को भी नौकरी के लिए जो दिक्कत होगा वो बहुत बड़ा दिक्कत है। सरकारी नौकरी है नहीं है। पेट्रोलियम सेक्टर में 8 मिलियन, ऑटोमोबाइल सेक्टर में 8 मिलियन आदमी को नौकरी जा चुका है। आपको बता रहा है निवेश कहाँ है, कहाँ इन्वेस्ट है, कहाँ एफडीआई हो रहा है, कहाँ गुजरात से कर रहा है। गुजरात में अंकलेश्वर इंडस्ट्रियल एस्टेट में जाइए, अभी पूरा बंद है। वापी में पूरा बंद है। उमरगांव जो जीआईडीसी जिसको बोलते हैं गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इंडस्ट्रीज पूरा बंद है। इनका 2 परिवार है और मैं 2, मेरा 2 परिवार। यही तो सरकार चल रहा है आज के तारीख में हिंदुस्तान में, यही तो चल रहा है। इसके अलावा तीसरा किराना का दुकान में सेल नहीं है, उसको जीएसटी जिस तरफ से लगाया, आज किराना का दुकान वाला सर में हाथ लगाया। आलू वाला बोल रहा है मॉल में आलू बेच रहे हैं, ऑनलाइन में आलू में कीमत का कम है, प्याज का कीमत कम है। हम कैसे बेचेंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ खाएंगे, हम मर रहे हैं हिंदुस्तानी। आज इसको तो खत्म करना बहुत जरूरी है ना भाई साहब जी, बहुत जरूरी है इसके तक। बिल्कुल। लेकिन विपक्ष को एक कर लीजिए। हमारे साथ जितेंद्र जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। जितेंद्र जी, निश्चित तौर पे अभी जनता दल यूनाइटेड, अभी संजय सरकार जी बहुत स्पष्टता वाली बात करते हैं, ये मैंने समझ, भले वो टीएमसी के बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ और बहुत ही ईमानदार नेता हैं, लेकिन वो हकीकत की जो बात है वो करते हैं। लेकिन अभी हमारे साथ आपने तकी साहब को सुन लिया। अभी जनता दल यूनाइटेड से अगर मैं पटना में किसी से बात करता तो वो यही बोल रहे हैं नीतीश कुमार हमारे बड़े नेता हैं, उनको होना चाहिए। ऐसी स्थिति में आप भी ये थोड़ा बहुत समझ रहे होंगे, या आपको लग रहा है कि हम अकेले पूरे देश में फिर से एक बार कांग्रेस सरकार बना लेगी, ऐसा आपको लगा रहा होगा कि नहीं हो सकता? क्योंकि इसके पहले जब आपने 2009 में और 2004 में बनाई है, तब भी आपको विपक्ष के सहारा लेना पड़ा है। ऐसी स्थिति में अगर एक साथ विपक्ष नहीं होगा तो राहुल जी कितनी भी मेहनत कर ले, मोदी सरकार को नहीं उखाड़ पाएंगे। निश्चित तौर पर त्रिपाठी जी, बहुत बड़ा सवाल आज इस चैनल में आया है आपके जी, और ये सवाल आज के संदर्भ में देखा जाए तो निश्चित तौर पर बड़ा है जी। आज मैं सरकार साहब को भी सुन रहा था और मैं तैकी साहब को भी सुन रहा था। मेरा ये कहना है कि सरकार साहब ने जो बात की, बड़ी पते की बात है। आज सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम मोदी सरकार को कैसे हराएं, ये सारे विपक्ष की मंशा है। आप ये देखिए कि आज चाहे जदयू की बात की जाए, चाहे शिवसेना की बात की जाए, चाहे आप अकाली की बात कीजिए, बात केसीआर की भी आई, बात एडीएमके की भी आई, सारे के सारे लोग इस बात को लेकर के तो सहमत हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते हैं तो छोटे भाई के रूप में आती है और बड़ा भाई बन जाती है। ये शिवसेना ने भी कहा, ये अकाली ने भी देखा अपने आप में। तो जो पार्टी का चरित्र धोखेबाजी का हो उसको लेकर के बहुत दिन चल गया, लेकिन अब आप ये देखिए जदयू से जो शुरुआत हुई है, वही केसीआर को देखिए आप, वही मैं डीएमके की बात कर रहा हूँ, और एक नाम छूट गया बीजू जनता दल का। ये सारे के सारे लोग समझ रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे तो निश्चित तौर पर नुकसान उठाएंगे। इसको लेकर के मन बन गया है सारी राजनीतिक पार्टी, चाहे ममता बनर्जी की बात करें चाहे दूसरे दलों की बात करें, सारे लोग इस बात पे सहमत हो गए हैं कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार को हटाने के लिए आपको एक होना पड़ेगा, और उसकी तैयारी मानसिक रूप से हो चुकी है। दूसरी चीज आप ये देखिए, लेकिन नेता तो पहले डिक्लेयर करना मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल त्रिपाठी जी मैं उसी पर आ रहा हूँ। आप ये देखिए, दूसरी चीज ये है कि आज जनमानस में किसी भी राजनीतिक दल का नेता हो, जब जनता के बीच में जाता है तो निश्चित तौर पर उससे सवाल उठता है कि ये कैसा राजनीतिक अर्थ चल रहा है, ये कौन सा अर्थशास्त्र है कि 400 का सिलेंडर 1200 रुपए में 1100 रुपए में मिल रहा है, पेट्रोल से लेकर के जो दालें खाने में आती हैं, तो ये कौन सी सरकारें चल रही हैं। तो जनता की जो भावना होती है उसको देख करके राजनीतिक दल निर्णय लेते हैं। अगर जनता मोदी के साथ होती है तो निश्चित तौर पर उनका मनोबल कमजोर होता है। लेकिन आज जिस तरीके से सरकार एक आपने देखा हिटलर शाही पे उतर आई, कहीं किसी की सुनवाई नहीं, उससे विपक्षी एकता मजबूत होती दिखाई दे रही। अब सवाल आया चेहरे का। त्रिपाठी जी, सारे लोग चुनाव लड़ेंगे, कोई समझौते के साथ लड़ेगा, कोई अलग लड़ेगा, लेकिन इस देश में वो पार्टी भी तो हो जो राष्ट्रीय पार्टी कहलाती हो। हर व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहा है, एक स्टेट और 2 स्टेट में काम कर रहे हैं, विकास के नाम पर कोई इतिहास उनके पास है नहीं। आज लक्ष्मी गणेश की फोटो नोटों पे लगाने की बात करते हैं, ये कौन सा आप सरकार बनाने में आपने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। अरे विकास की बात करते गुजरात में
गुजरात का मॉडल फेल हुआ है, आपने देखा है गुजरात में उद्योग बंद होने के कगार पर है। पिछली बार के विधानसभा में देखा था 2 डिजिट पर आकर के सरकार रुक गई थी, और मोदी जी और अमित शाह के दर्जनों दौरे, हर शहर में दौरा करने के बाद, आम सभाएं करने के बाद क्या स्थिति बनी थी गुजरात में, ये छिपा हुआ नहीं। और आज तो उससे भी ज्यादा बदतर स्थिति, चुनाव मैनेजमेंट से जीता था। बड़े बड़े चैनलों ने, आपके जैसे विद्वान पत्रकारों ने दिखाया था कि किस तरीके से सूरत अहमदाबाद को मैनेज करके वो चुनाव जीता गया था। तो आज बड़ी विपरीत परिस्थितियां लेकिन हैं। परिणाम तो 99, आपने कहा 2 डिजिट, 99 सीट गुजरात में बीजेपी की आई थी पिछले 5 साल पहले। निश्चित आप 73 में आ गए थे और आपके चले गए। मैं बता रहा हूं आपको कि आज की स्थिति में आप खुद देखेंगे कि ऐसा कौन सा कमाल कर दिया, ऐसा कौन सा मॉडल आपके सामने आ गया। महंगाई, बेरोजगारी, कुपोषण, भ्रष्टाचार, सारी चीजें आपने देखा किस तरीके। आज तो ये स्थिति है कि चपरासी के छापा मार दो, करोड़ों रुपए मिलते हैं। मंत्रियों के, ड्राइवरों का पैसा मिल रहा है। इसके बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी लड़ाई में आगे दिख रही है तो मैं मानता हूं कहीं ना कहीं गलत विश्लेषण हो रहा है। रहा सवाल इसका, जो राष्ट्रीय पार्टी है निश्चित तौर पर सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेगी। और मैं तो ये कहता हूं जो सबसे बड़ा दल होगा उसके लिए, नेता के लिए मानस बनाया जाएगा। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। तकी साहब के बाद से अभी जनता दल यूनाइटेड के हमारे साथ कोई प्रतिनिधि नहीं है, वो भी नीतीश कुमार के अलावा और किसी को मानने को तैयार नहीं। मैं आपको त्रिपाठी जी फिर बताऊं कि हर नेता को सपने देखने का अधिकार है, लेकिन जब टेबल पे बैठ के बात होगी, जब आपका कंट्रीब्यूशन देखा जाएगा, जब आपकी अपनी लागत देखी जाएगी, जब आपकी अपनी क्षमताएं देखी जाएंगी, तो कैसे नजरअंदाज कर दो। फिर भी एक चीज बता रहा हूं कि आज जो आईटी और ईडी और सीबीआई परेशान कर रही है सारे राजनीतिक दलों को, या तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओ और नहीं तो उठा के बंद कर दिया जाएगा। इसको लेकर के हर राजनीतिक दल सहमा हुआ है कि क्या पता रात में कौन सा केस हमारे ऊपर रजिस्टर्ड हो जाए, और उसको लेकर के बहुत ही समझदारीपूर्ण निर्णय होगा इस बार त्रिपाठी जी। तो लेकिन विपक्ष नहीं एक होगा। उधर अगर मनीष सिसोदिया के ऊपर सीबीआई का छापा, ईडी का छापा पड़ता है तो कांग्रेस स्वागत करती है। आपके संदीप दीक्षित जी ने कहा बहुत बढ़िया, हम तो पहले से कह रहे थे पढ़ना चाहिए। देखिए तो जब तक विपक्ष एक नहीं होगा निश्चित तब तक कैसे त्रिपाठी जी विपक्ष एक होगा, और जिसमें बहुत बड़ी हमारी कोई एक बहुत बड़ा काम नहीं है ये विपक्ष। ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो काम कर रही है, इससे डर कर भी विपक्ष एक होगा। क्योंकि आप ये बताइए, जिसके ऊपर कोई केस नहीं उसको ईडी बुला रही है, उसको सीबीआई बुला रही है। भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हो जाए तो सारे केस खत्म हो जाते हैं। तो फिर आपको उस समय मनीष सिसोदिया का साथ देना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए जांच का विषय है, मनीष सिसोदिया जी के साथ अगर जांच हो रही है स्पष्ट हो जाएगा। सारा सवाल ये कि आज विपक्ष की एकता के लिए अभी बहुत समय है। अंदर अंदर त्रिपाठी जी बहुत सारे काम हो रहे हैं, जिसको लेकर के आप देखिए समय के साथ सारी चीजें खुल जाएंगी। और सबसे बड़ी चीज जो है कि आज विपक्षी दल मानस बना चुके हैं कि हमको मिलकर के लड़ना है, तभी भारतीय जनता पार्टी से जीता जा सकता है। चले प्रदीप जी, या मेरी आवाज आ रही है आपको? जी एकदम परफेक्ट आ रही है। परफेक्ट। तो आपने बाकी सबको परफेक्ट सुन लिया होगा लगभग। अब ऐसी स्थिति में हम तो खोज रहे हैं नरेंद्र मोदी बनाम कौन में मतलब किसका नाम लिख दिया जाए। हालांकि टीएमसी का मत है कि नहीं कांग्रेस के साथ। अब जब कांग्रेस राष्ट्रीय दल है, एक तरह से सबसे बड़ी पार्टी होगी ही लोकसभा में वो, तो निश्चित तौर पे। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि अगर कहीं विपक्ष एक हो गया तो 1977 न दोहरा दिया जाए। धन्यवाद त्रिपाठी जी, सभी सहयोगी प्रवक्ताओं, आपकी पूरी टीम और आपके दर्शकों को बीती दिवाली की बहुत शुभकामनाएं। मैं आता हूँ, आपने तकी भाई से जो है शुरुआत की थी जी। मतलब देखिए माशाल्लाह बड़ा हसीन चेहरा है तकी भाई का। पूरी की पूरी स्क्रिप्ट जैसे दिल्ली से आई थी वैसे उन्होंने पढ़ दी। अब मैं इंतजार करूंगा तकी भाई से कि एक बार मुंबई जाए, बड़े जानदार हीरो बनेंगे। सुदर्शन चेहरा है तकी भाई का, सुदर्शन चेहरा है एकदम एकदम जी। मैं तो उस बात का समर्थन करता हूँ। अब आते हैं, छोटा मैंने जवाब दिया, आगे विस्तार से दूंगा। दूसरे नंबर पे आते हैं दादा सरकार दादा जी। भाई साहब, अंधा भी देख के बता देगा ना, तो चारों में जितने भी प्रवक्ता आपके पास बैठे हैं, अंधा भी बता देगा कि सबसे बड़े धन्ना सेठ सरकार जी है और सबसे गरीब हम दिखाई दे रहे हैं। आप देख लीजिए कैमरे फ्रेम में। कांग्रेस के मित्र का मैं देख नहीं पाया, तो मैं जो है सरकार दादा से बोलूंगा कि आपने सारे अंगूठी का वजन, रेट, मतलब सब कुछ बता दिया। हमको तो ये भी नहीं पता है कि अंगूठी आपको पता है, और अगर वो अविश्वसनीय सूत्रों चाहिए है, गैर लॉजिकल तरीकों चाहिए, गैर न्यायिक तरीके चाहिए, तो आप सबूत पेश करिए, न्यायालय में डालिए, उसका फैसला होगा। एक बात कांग्रेस मित्र को क्यों नहीं देख पाए आप प्रदीप जी? कांग्रेस मित्र आपको क्यों नहीं दिख पा रहे?
नहीं, मेरे फ्रेम में नहीं आ रहा, मैं स्काइप से जुड़ा हुआ हूँ आपसे। हाँ, स्काइप पे मैंने, अच्छा, सरकार साहब को और तकी साहब को आप पहले से देखे हुए हैं, कांग्रेस मित्र को नहीं देखा है? अरे हाँ जी, अब आया है, सही। तो ये कांग्रेस के मित्र तो देखिए काफी पुरानी पार्टी है, मित्र जी है, ये पारिवारिक ही बड़े धनाढ्य होंगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। अब आते हैं कौन मोदी बनाम कौन, तो मैं एक बात बताना चाहूंगा त्रिपाठी जी कि आदरणीय राहुल गांधी जी हमारे देश की अमूल्य निधि है। मुझे उनकी भारत जोड़ो यात्रा, जो कि नाम से भारत जोड़ो यात्रा है, का सेंट्रल थीम पता नहीं लग पाया, अभी तक नहीं पता लगता। हो सकता है मैं अल्पज्ञानी हूँ, मान लेता हूँ मैं अल्पज्ञानी हूँ, लेकिन जनता के वो जा रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, लेकिन निष्कर्ष क्या है? गुजरात जाएंगे, वहाँ चुनाव है, हिमाचल जाएंगे, वहाँ चुनाव है। पहले केवल 3 स्तंभ थे कांग्रेस में, आदरणीय सोनिया जी, आदरणीय प्रियंका जी, आदरणीय राहुल जी। अब एक चौथा स्तंभ आ गया हमारे देश में, पत्रकारिता एक चौथा स्तंभ है, उसी तरह से कांग्रेस में एक चौथा स्तंभ आ गया है, खड़गे जी। तो कार्यकर्ता कहाँ तक कनेक्ट करेंगे? अब मैं बात करता हूँ, देखिए त्रिपाठी जी, निश्चय ही टॉपिक विपक्षी दलों के बड़े इंटरेस्ट का है, बड़े ही मतलब वो रोचक उनके लिए टॉपिक है। लेकिन चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और मैं भारत देश की प्रगति के अलावा मेरे स्वप्न, दिवा स्वप्न, रात्रि स्वप्न, किसी स्वप्न और कुछ नहीं आता। हम कार्यकर्ता देश पार्टी हैं और हमेशा तैयार हैं। हमें फर्क नहीं पड़ता कि सामने कौन है, कैसा है, क्यों है। हमें अपने अपने लक्ष्य का ज्ञान है और हम उसके लिए सरकार के किए गए अच्छे कार्यों को बताते हैं। अब मैं आता हूँ आम आदमी पार्टी की, आदरणीय तकी भाई ने बोला कि देखिए जी हमें 70 सीटें मिली थी। मैं बता देता हूँ, दिल्ली में इनको 70 में से 67 सीटें मिली, लेकिन लोकसभा में वही जनता दिल्ली की है, वही मतदाता है, लेकिन इनको एक सीट भी लोकसभा में नहीं दी गई। कारण क्या है? ये पार्टी को विचार करना चाहिए। दूसरा, आदरणीय केजरीवाल जी जो है कभी भी बदलने का अवसर जरा भी नहीं चूकते हैं, वो सबसे बढ़िया नेता है तुरंत बदलने के। अभी देखिए लक्ष्मी जी गणेश जी का नाम ले लिया, गुजरात में चुनाव है, इस कारण से वो आ गया फ्रेम में। चर्चाओं में रहना यदि किसी को सीखना है तो आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी सबसे उपयुक्त मॉडल है, उनको फॉलो करिए, आप पा जाएंगे। प्रोवाइडेड कि उनका पैसा, जो सरकारी पैसा मिल रहा है, वो अगर बंद हो जाए तो सारे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पंजाब में 170 करोड़ रुपए जो कि कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं दे पाई सरकार वहां पे, लेकिन 104 करोड़ रुपए केवल गुजरात के दौरों में खर्च हुआ। तो जनता ये देख रही है, जनता ये समझ रही है। अब फिर कोई अगर सवाल पूछे आदरणीय त्रिपाठी जी की भाई विपक्ष में कौन है, तो उसका आंसर तो सेल्फ एविडेंट है, अपने आप पता लग जाता है। आते दादा पे, ममता दीदी कांग्रेस से निकली हुई है, बड़ी सम्मानित महिला है और उनका जो प्रशासन शासन रहा है, देखिए हम विपक्षी राजनीतिक दल है बंगाल में और उन्होंने हमारे कई कार्यकर्ताओं की हत्याएं भी करवाई है, संगठित रूप से हत्याएं करवाई है। लेकिन चूंकि ममता दीदी एक चुनी हुई मुख्यमंत्री है, विपक्ष में विरोध करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन हम कभी भी उनके प्रति जो है असम्मान की भावना नहीं रखते हैं। अब बताइए क्या वो कांग्रेस को स्वीकार करेंगी, जिस कांग्रेस को वो लात मार के आई थी कुछ वर्षों पूर्व। अब आते हैं कांग्रेस के मित्र पे, आदरणीय मिश्र जी। देखिए मेरा व्यक्तिगत में कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, केवल मैं बताना चाहता हूँ कि कौन स्वीकार करेगा आपके नेतृत्व को। सब में विभेद है। आप जो है 18 के चुनाव में आप छत्तीसगढ़ में जीते, आप राजस्थान में जीते, आप मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी होकर के आए, लेकिन वही 2019 के लोकसभा का चुनाव पूरी असलियत बता देता है। अब उस पर चर्चा करनी हो तो आगे बढ़े, लेकिन देखिए जो विपक्ष के भारत देश की जनता का भाग्य इतना बड़ा अच्छा है। सभी जानते हैं परिस्थिति जन्य जो भी परिस्थितियां हैं, किस प्रकार से देश बढ़ रहा है। देखिए विपक्षी दल है, आरोप लगाना इनका कर्तव्य है, इनके लिए कोई और होगा वो भी यही करेगा, लेकिन एक लीडर, एक सकारात्मक पैकेज, एक प्लान दे दीजिए, एक रोड मैप दे दीजिए कि आप देश को यहाँ लेके जाएंगे। आपको केवल और केवल विरोध के अलावा कोई बात ही नहीं है। एक बात बता दीजिए कि ठीक है इस सेक्टर में देश अभी ठीक नहीं कर रहा है, हम उसको बढ़िया करेंगे, वो करके दिखाइए, जनता को निर्णय मिलेगा। लेकिन मैं एक बात, जो एक कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का, मैं बताता हूँ कि जनता मैच्योर हो चुकी है और जनता सब जानती है। इस देश की देवतुल्य जनता अपने हित में फैसला लेगी और आने वाले चुनाव में उसका रिजल्ट। लेकिन प्रदीप जी, महंगाई का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा, और जब आपने कहा कि इनको आरोप लगाने के अलावा कुछ नहीं आता, आप जब विपक्ष में थे तो आप एक भी बात बताइए जिसमें आरोप के अलावा आपने समर्थन किया हो इनका, यूपीए सरकार का एक भी मुद्दा बता दीजिए। त्रिपाठी जी एक बार थोड़ा सा सिंपली रिफ्रेश कर देंगे, मैं समझ नहीं पाया। आपने कहा कि विपक्ष के बारे में, कांग्रेस के बारे में, या कि आपने कहा कि ये इनका विरोध करने के अलावा कुछ काम नहीं है, ये सिर्फ विरोध करते हैं। जब आप विपक्ष में थे
2004 की बात कर लीजिए, 2009 से 13 की बात कर लीजिए, तो एक भी बिंदु ऐसा बता दीजिए कि आप विपक्ष में रहते हुए यूपीए सरकार के जो भी काम हुए हो उनका समर्थन किया हो। सब में आपने भी विरोध किया, एक भी बिंदु बता दीजिए। जी त्रिपाठी जी, मैं बताता हूँ। देखिए, ये हम विपक्ष में थे तो जब हम अगले चुनाव में आए तो हमारे पास प्रॉपर रोड मैप था कि हम किन बिंदुओं पे चुनाव लड़ेंगे और क्यों जनता हमें चुने। इनके पास अभी बता दीजिए कौन से बिंदु है जिन पे इनको जनता चुनेगी। और जहां तक रही इनके विरोध करने की बात, तो देखिए विपक्षी दल, मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि विपक्षी दल का काम ही विरोध करना है, लेकिन एक रोड मैप तो जनता को पता लगना चाहिए ना कि क्या हम विरोध कर रहे हैं, तो हम क्या ब्राइटर पिक्चर हम क्या दिखाएंगे, उससे बढ़िया तस्वीर क्या प्रस्तुत करेंगे। चलिए रोड मैप पूछ लेते हैं, विपक्ष से रोड मैप पूछ लेते हैं। रहा सवाल, आपने कहा कि सरकार साहब से मिले, तकी साहब आता हूं, तकी साहब से मिले। हमारे मिश्र जी भी बड़े सम्मोहक व्यक्तित्व के धनी आदमी हैं, इस बार आज की डिबेट के बाद उनको भी देख लीजिएगा। ये प्रेम पहले आ गया होता, मैं तो मिला नहीं, मैं तो सामने आपके प्रेम में देख के बता रहा हूँ। देखिए, सबसे बड़े सेठ तो अपने संजय भाई लग रहे हैं, चाय भी पी रहे हैं। हमारे पास तो 10 रुपए की चाय के भी समय नहीं है कि मैं टपरी पे जाके चाय पी सकूं, यहाँ घर में बड़ा वाला कप है। चलिए, देखिए बड़े कितना, मैं बहुत प्रभावित हूँ संजय भाई के व्यक्तित्व से। चलिए आपको, चलिए जितेंद्र जी को भी देख लिया ना अब आपने? अरे जितेंद्र जी तो अब देखिए, मैं प्रणाम करता हूँ उन्हें भी। चलिए मुक्ता जी, अब रहा सवाल, यहाँ आरोप प्रत्यारोप की बात हो रही है। स्पष्ट बात सरकार साहब ने कही, स्पष्ट बात तकी साहब ने कही, यानी आप कांग्रेस को समर्थन करने वाली नहीं है। सरकार साहब ने बहुत ही स्पष्ट बात कही कि भाई बिना कांग्रेस के नहीं हो सकता। और हमारे जितेंद्र मिश्र जी ने भी कहा कि भाई चुनाव होने के बाद जो सबसे बड़ा दल हो उसको मान्य कर लिया जाए। नहीं, देखिए यहाँ पे जो बात चल रही है, जो आज टॉपिक है मोदी वर्सेस कौन, ये बहुत ही जो है रेलेवेंट है, क्योंकि हमने सालों से देखा है राजनीति में जी। उस समय कांग्रेस रूल करती थी, कांग्रेस के खिलाफ कई बार हमने देखा जब विपक्षी दल इकट्ठा हुआ, तो आपको भी याद होगा त्रिपाठी जी कि कई दिन बीत जाते थे चुनाव के बाद और लीडर तय नहीं हो पाता था जी। 1 दिन 2 दिन हफ्ते बीत जाते थे, और उसके कारण जो एक असुरक्षा की भावना जनता में आती कि जनता ने वोट आखिर किसको दिया। तो ये बहुत जरूरी है, विपक्ष अगर एक होना चाहता है इस मुद्दे पे कि बीजेपी के खिलाफ या एंटी इनकम्बेंसी या बेरोजगारी, महंगाई, बहुत सारे जो मुद्दे हैं वो लेके जनता के बीच में जाना चाहता है लोकसभा चुनाव के लिए, आपको यूनाइट तो होना पड़ेगा, लेकिन आपको किसी ना किसी एक व्यक्ति को लीडर तो प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। आखिर मोदी वर्सेस कौन होगा, एक फेस, एक नाम तो आपको जनता के बीच में देना होगा, तभी जनता वोट देगी, पहली बात। दूसरा, ये कहना आसान है लेकिन होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप ही ने अभी कहा और हमने भी कई बार देखा है, जो रीजनल पार्टी है वो अपने नेता को प्रोजेक्ट करेगी। आप कहेगी अरविंद केजरीवाल, दूसरे कहेंगे हमारा नेता, तो ऐसे ही रहेगा हर एक। और ये कहना, ये जो बार बार आती कि पहले हम चुनाव लड़ लें और फिर जब जीत जाएंगे और परफॉर्मेंस जो रहेगा, जिस पार्टी का जैसा परफॉर्मेंस रहेगा उसका लीडर बन जाएगा, तो फिर वो उसी जगह जा रहे हैं जो असुरक्षा की भावना की जनता आपको वोट क्यों देगी। तो ये बहुत ही बड़ा सवाल है जिसपे कि ऑपोजिशन को इकट्ठा होके सोचना पड़ेगा, मिलके इसको स्ट्रैटेजिकली प्लान करना होगा और किसी ना किसी एक नेता को प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। क्या ये आसान काम है? बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये होगा तभी आप बीजेपी को और नरेंद्र मोदी को टक्कर दे पाएंगे। बिल्कुल। चलिए तकी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन अभी प्रदीप जी ने सवाल उठाया कि एक रोड मैप तो दे। रोड मैप के अलावा आप हर राज्य में, अभी आप कहेंगे कि नहीं केजरीवाल का प्रभाव इतना है कि छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सब साफ कर देंगे। उत्तर प्रदेश में आप लड़े, एक भी सीट नहीं आई। इन स्थितियों में आप कैसे कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री के प्रबल दावेदार हैं? एक दूसरा प्रदीप जी ने जो सवाल उठाया है कि रोड मैप क्या है आपका, 14 में ये रोड मैप लेके आए थे। देखिए एसपी त्रिपाठी जी, मैं आज थोड़ा समय मुझे दीजिएगा, क्योंकि आप सबको बहुत समय दिया, मुझे बहुत कम समय मिला था। इस समय जो गुजरात में परिस्थितियां बन रही है, परिस्थितियां जो है वो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के फेवर बन रही है। बहुत से सर्वे बता रहे हैं कि 50% एंटी इनकम्बेंसी वोट है गुजरात के अंदर, जो कांग्रेस को नहीं जाएगा, जो आम आदमी पार्टी को जाएगा। आप गुजरात पंजाब से बाहर आइए, गुजरात पंजाब दिल्ली से बाहर आइए। आपने रोड मैप की बात की ना, रोड मैप बता रहा हूँ मैं आपको। नहीं तो गुजरात पंजाब पूरे देश का रोड मैप हम पूछ रहे हैं। मैं पूरे देश का बता रहा हूँ। गुजरात में चुनाव चल रहा है, गुजरात में आम आदमी पार्टी वहाँ अच्छी खासी सीटें पा सकती है,
और हो सकता है आम आदमी पार्टी की वहाँ सरकार भी बन जाए, कि जिस तरह से विभिन्न मीडिया चैनल बता रहे हैं, जो सर्वे बता रहे हैं, उसमें है कि वहाँ एंटी इनकम्बेंसी वोट है, बहुत सा वोट जो है वो वहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ है, जो साफ तौर से आम आदमी पार्टी को जाता हुआ दिख रहा है। 50% वोट इस वक्त जो है आम आदमी पार्टी के फेवर में है, और बीजेपी से अगर 7-8% वोट और कट जाता है तो साफ तौर पे आम आदमी पार्टी सरकार गुजरात में बनती दिख रही है। अगर वहाँ आम आदमी पार्टी को अच्छी सीटें मिलती है तो आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय लेवल की पार्टी बन जाएगी। राष्ट्रीय लेवल की पार्टी बनते ही, क्योंकि अभी वैक्यूम है भारत के अंदर, कांग्रेस के अलावा कोई तीसरी पार्टी नहीं है, उस तीसरी पार्टी के तो कांग्रेस को मानते हैं ना अभी कांग्रेस नहीं, कांग्रेस तो है, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी में एक आम और चेहरा निभर के आ रहा है, वो अरविंद केजरीवाल का, आम आदमी पार्टी का है। दूसरी बात ये है कि आप कांग्रेस से वही पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस के पास लीडरशिप नहीं है, क्या और पार्टियां राहुल गांधी को प्रधानमंत्री एक्सेप्ट कर लेंगी? प्रधानमंत्री का चेहरा कांग्रेस के पास कौन है? ममता बनर्जी खुद नहीं कह पा रही कि प्रधानमंत्री के लिए लड़ेंगे, उनके पास एक क्लियर जवाब नहीं है, और नीतीश कुमार भी जो थोड़ा ठंडे पड़ते दिख रहे हैं। तो इस वक्त जो व्यक्ति दहाड़ रहा है, जो व्यक्ति लगातार लड़ रहा है, और अरविंद केजरीवाल ने बहुत पहले क्लियर कर दिया था। तकी साहब, आप गुजरात पंजाब की सीटें कुल मिला के 40 भी नहीं होती। आप आइए, मध्य प्रदेश की 29 सीटें, छत्तीसगढ़ की 11 सीटें, राजस्थान की 25 सीटें, उत्तर प्रदेश की 80 सीटें, उन पे तो आइए। सर मैंने आपसे समय मांगा था थोड़ा सा। नहीं, आपसे मैं अनुरोध कर रहा हूँ, आपका पूरा समय है, अनुरोध ये कर रहा हूँ, आप गुजरात से भी बाहर नहीं आ रहे, आप गुजरात विधानसभा में अटके। हम ये नेशनल, भाई हम प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। मैं नेशनल पे आ रहा हूँ। दूसरी बात होता है, जो भी नेशनल जब आम आदमी पार्टी केंद्रीय पार्टी बन जाएगी, एक राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी, तो उसके हर जगह से उसका जो है खुलेगा, और ये जो भी वोटिंग हुई जीरो से होगी, मतलब हर पार्टी की सीटें जीरो हो जाएंगी, फिर जीरो बेस से जो है सीटें निकलना शुरू होंगी। तो आम आदमी पार्टी का जो चेहरा है, आम आदमी पार्टी की जो प्रक्रियाएं हो रही है, आम आदमी की प्रॉपर्टी जो है वो पूरे कई राज्यों में बढ़ रही है। जिस तरह के काम अरविंद केजरीवाल ने किए हैं, पंजाब में किए हैं, यहाँ दिल्ली में किए हैं, आज हर राज्य का व्यक्ति चाहता है उसके, मतलब केजरीवाल जी को ममता बनर्जी जी स्वीकार कर लेंगी, अखिलेश यादव स्वीकार कर लेंगे, कांग्रेस स्वीकार कर लेगी, सब बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल उनके पास हम अरविंद केजरीवाल ये जाहिर कर चुके हैं जो प्रधानमंत्री के सबसे बड़े चेहरे हैं। हालांकि अभी तक कांग्रेस की तरफ से, ममता बनर्जी की तरफ से, पश्चिम बंगाल की है टीएमसी की तरफ से, और इवन वहाँ बिहार की तरफ से ये स्पष्ट होकर सामने नहीं आ पाया है। अभी ये लोग क्लियर नहीं है, लेकिन अरविंद केजरीवाल स्पष्ट कह चुके हैं कि वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, क्योंकि अभी दावेदारी बहुत पहले ठोक चुकी है, और आने वाले स्पीकर जो बनने वाले हैं, उनके कहने से क्या हो रहा है भाई? अरविंद जी ने कह दिया कि हम प्रधानमंत्री के दावेदार हैं और मान लिया, वहां जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार जी मान लेंगे, यहाँ सरकार साहब मान लेंगे, जितेंद्र जी मान लेंगे। मैं अरविंद केजरीवाल को एक बहुत बड़ा नेता मानता हूँ। आप प्रवक्ता है, आप मानेंगे ही, आपके सबसे बड़े नेता है। अरविंद केजरीवाल ने जो किया, नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री बने थे उस वक्त केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार प्रधानमंत्री बन चुके थे, कई राज्यों में बीजेपी की सरकार थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जमीन लेवल से काम शुरू किया है। जब जीरो सीटें थी, न कोई सभासद था, न कोई नेता था, उस जीरो लेवल से उठ के अरविंद केजरीवाल ने पार्टी को 2 राज्यों में खड़ा किया, 2 में चुनाव लड़ा, और बहुत से राज्यों में चुनाव लड़ चुके हैं। अच्छा तकी साहब, हम ये थोड़ा सा 30 सेकंड हो सर जी। और कई राज्यों में बीजेपी की स्थिति और अच्छी नहीं है। आपने देखा बिहार में बीजेपी की सरकार जा चुकी है, महाराष्ट्र में कैसे सरकार बनी है, मध्य प्रदेश में उन्होंने जोड़ तोड़ कर सरकार बनाई है, राजस्थान में ये सरकार है नहीं, छत्तीसगढ़ में सरकार है नहीं, पंजाब में ये है नहीं, पश्चिम बंगाल में भी हार चुके हैं, झारखंड में ये नहीं है, गुजरात में भी ये हारते बचे थे, और हरियाणा में भी इनकी सरकार नहीं है। तो आप देखिए केरल सरकार है, हरियाणा में है, हरियाणा में है, लेकिन इनकी मतलब इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है ना, पूर्ण बहुमत की सरकार तो मैंने ये जहाँ जहाँ सरकार नहीं है वो सब अरविंद केजरीवाल जी को स्वीकार कर लेंगे। जहाँ जहाँ सरकार नहीं वहाँ पे बीजेपी कमजोर है, बीजेपी कमजोर है, मान लिया बीजेपी नहीं है, लेकिन आप में एकता होकर के किसको स्वीकार कर लेंगे? आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को आने वाले समय में इतनी विपक्षी पार्टियां से स्वीकार करेंगी, और विपक्ष का जो मेन इंजन है, मैं कह रहा हूँ विपक्ष का जो मेन इंजन है वो अरविंद केजरीवाल ही है, उन्हीं के पीछे सारी पार्टियां आएंगी, और अरविंद केजरीवाल 2024 में भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। इनकी लीडरशिप को पूरा राष्ट्र, पूरा देश एक्सेप्ट करेगा, और हमारी आम आदमी पार्टी की लीडरशिप सरकार बनेगी। माननीय, अगर आप खुद काउंट कर ले 25, 7, 32 सीटें सीधे सीधे दिल्ली और गुजरात, हम गुजरात आपने को पूरा दे दिए, और 15-16 सीटें वहां, अब आप 40-50 सीटों में आप बोल रहे हैं अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री बनेंगे। आप 80 सीटें उत्तर प्रदेश की नहीं देखते हैं जहां आप हो नहीं, मध्य प्रदेश में 29 सीटें नहीं देखते जहां आप हो नहीं, छत्तीसगढ़ की 11 सीटें हैं जहां आप हो नहीं, राजस्थान की 25 सीटों में आप हो नहीं। अब ऐसे में आप बोल रहे हैं अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री बनेंगे, पश्चिम बंगाल में आप हो नहीं।
आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ चुकी है, आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ चुकी है, आम आदमी पंजाब में चुनाव लड़ चुकी है, आम आदमी पार्टी बहुत से राज्यों में चुनाव लड़ चुकी है जहाँ हमारा पूरा कैडर खड़ा है और वहाँ भी हम चुनाव लड़ेंगे। जो चुनाव जीरो से शुरू होगा और जीत भी जाएंगे। चलिए आपने कहा हमें कम समय दिया, हमने भरपूर समय दिया आपको। इस समय सबसे ज्यादा चर्चा जो हो रही है वो अरविंद केजरीवाल की हो रही है, अरविंद केजरीवाल की शिक्षा मॉडल की हो रही है, स्वास्थ्य मॉडल की हो रही है। सबसे ज्यादा न्यूज में जो अरविंद केजरीवाल है उसका प्रभाव हर व्यक्ति पे पड़ेगा। चलिए बिल्कुल तकी साहब, आपने पूरा समय लिया, बहुत बढ़िया। आपने केजरीवाल पुराण आपने पूरा स्पष्ट आपने सामने जनता के बीच में रख दिया है, पूरा पुराण रख दिया आपने। अब सरकार साहब, आपने फिर एक बार आम आदमी पार्टी के क्या तेवर हैं, क्या होना है, निश्चित तौर पे तकी जी अपने से तो कह नहीं रहे। आम आदमी पार्टी के अंदर जब इस बात को रखा गया होगा कि सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल, बाकी विपक्ष नहीं, तो ऐसे में आप आम आदमी पार्टी को भी नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि गुजरात हो जाए, पंजाब हो जाए, दिल्ली हो जाए, यहाँ से कुछ न कुछ तो सांसद आएंगे। और आप भी जानते हैं कि जब कभी प्रधानमंत्री बनने की बात आती है, झारखंड मुक्ति मोर्चा को तोड़ना पड़ा था 6-7 सांसदों को लेकर के, अटल जी की सरकार गिन गई थी। तो ऐसे में 6, 7, 8, 10 सांसद भी बहुत महत्वपूर्ण होंगे मोदी के अगेंस्ट में। देखिए, एक कहानी आपको पहले सुना था, उसके बाद में हम चर्चा स्टार्ट। जी। एक इंसान को दोनों आंख है, तो वो सोचता है अंधा कैसे रास्ता में चलते हैं, तो आंख बंद करके रास्ता में चलना चालू करते जी। अचानक उसको मालूम है रास्ता में कहाँ गड्ढा है और नहीं है, अचानक जाकर वो गिर गया है। जी। गिरने के बाद उसको महसूस कर मेरे दोनों आंख है, हम क्यों अंधा बन के जा रहे हैं। जी। उस स्थिति में बात करने के लिए तैयार नहीं है। एक सरकार बनाने के लिए 272 सीट की जरूरत पड़ता है जी। ये कोई भी विपक्ष का नहीं है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी को, और ये सब फजूली बात बोलकर भारतीय जनता पार्टी को रास्ता तैयार, मतलब रोड मैप बना देने के लिए जो रास्ता तैयार हो रहा है, इसमें हम बिल्कुल सम्मत नहीं है। जी। नहीं है, हम सम्मत नहीं है। दूसरा कोई हो सकता है, बड़े राजनीतिक है उन लोग का तजुर्बा काफी है। उसके लिए मैं एक चीज आपको बोलना चाहता हूँ यहाँ पर बैठ के। जी। अगर अरविंद केजरीवाल ने एक बात बोला था, मेरे पापा थे आरएसएस के आदमी, जी, क्या हम मान जाएंगे? वही बी टीम की हिसाब से ही बयान देना चालू कर देंगे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को चाहे कोई दबाव में हो, चाहे कोई इसमें हो, जो एकदम नेट एंड क्लियर रूट मैप, जैसे मेरे भारतीय जनता पार्टी का प्रदीप जी बोला है, उसको रूट मैप दे रहे हैं। ये आपको रास्ता क्लियर है, आप ओपन जाइए। आप मैं तो अंधा बन के रास्ता देख लिए हैं, का है नहीं है, और अभी आपको दोबारा जाने के लिए मौका दे रहा है। हाँ, बैठ के एक ही चर्चा होना चाहिए था। देखिए, परिवर्तन जरूरी है जी, परिवर्तन जरूरी है जी। विपक्ष का एकता मजबूरी है जी। परिवर्तन जरूरी है, विपक्ष का एकता जरूरी है, मजबूरी है जी। ठीक है, आज के तारीख में ये सिचुएशन हो गया। तमाम विपक्ष अगर नहीं एकजुट नहीं हो पाएंगे और एक आदमी को अगर नेता स्वीकार नहीं करेंगे, मैं बोलेंगे 2024 में भी फिर मोदी जी के रिटर्न आने का पूरा चांस है। कहीं इनको स्टेट, कहीं बहुत जगह है जहाँ गुजरात में इसको सिचुएशन ठीक नहीं है, हरियाणा में ठीक नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी इसको सिचुएशन ठीक नहीं है। वहां पर हम क्या कर रहे हैं, इसको ऑक्सीजन देके जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं मालूम नहीं है। यहाँ दीदी लड़ाई कर रही है भारतीय जनता पार्टी, मेरे घर में रोज सीबीआई ईडी मार रहा है। हम समझौता को कोई नकार करने के लिए तैयार नहीं है। मेरे एक भी विधायक समझौता नहीं है। मेरे यहाँ पर कोई महाराष्ट्र जैसे एमएलए नहीं है जो बोलता है सीएम को लेटर लिख के देता है आप एनडीओ के साथ में समझौता कर दिए। मेरे यहाँ एमएलए जिसको यहाँ सीबीआई ईडीआई के छापा पड़ता है वो बोलते हैं दीदी आप लड़ाई कीजिए, हम लड़ाई में तैयार है, हम जमीनी तौर पर लड़ाई करेंगे, कसेंगे, हम लड़के इसको जमीन लेंगे, लड़ते हुए बीजेपी को हराएंगे, लड़ते हुए हिंदुस्तान को हम रखेंगे। लेकिन ये बात ही कोई विपक्ष नहीं बोल रहे, डर से आ रहा है, जमीन दे रहा है, कहीं समझौता हो रहा है, कहीं ये कर रहा है, लेकिन ऐसे राजनीति नहीं होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, लोकतंत्र के लिए जो आज हानि हो रहा है, हम अगर पूरा विपक्ष एक जगह नहीं आ पाएंगे तो ये अकाल के लिए, आपको बच्चे के लिए, मेरे बच्चे के लिए, आपके जो प्रवक्ता जी उनके बच्चे के लिए, कांग्रेस के लिए और तमाम जो ये है हिंदुस्तानी बच्चे के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा होने जा रहा है। तो हर सरकारी संपत्ति ये बेचने जा रहा है, सरकारी संपत्ति उठा दे रहा है,
बैंक ऑफ महाराष्ट्र और इंडियन ओवरसीज बैंक जो है ऑलरेडी नोटिफिकेशन हो चुके हैं। आपको मालूम है BSNL 50,000 करोड़ रुपया लॉस हो चुका है। कारण क्या है? एक आदमी को पेश देने के लिए इनके एक परिवार है, परिवार मेरा परिवार एक है, उसके लिए आज मेरे एक गाना याद आ रहा है। मोहम्मद अजीज गाना गा रहा था जी, क्या कर रहा था? ये आंसू ये जज्बा तुम बेच रहे हो, गरीबों को हालात तुम बेच रहे हो, अमीरों को शाम, गरीबों को नाम। आज यही स्थिति हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के समय में जी। तो लेकिन सरकार साहब, जब आप एक नहीं कर पाओगे, चेहरा नहीं देखोगे, आप खुद स्वीकार कर रहे हो 2024 का मार्ग प्रशस्त है मोदी जी के लिए। हमारे प्रदीप जी बड़ा खुश हो रहे हैं आप लोगों की बात सुन करके। नहीं, तो कैसे संभव होगा? खुश होने का कारण है ना, देखिए जेडीयू प्रवक्ता अगर बोलेंगे नीतीश जी मुख्यमंत्री बने, अगर यहाँ पर बोलना चाहिए हम लोग एक कट्टा तकी साहब रुक जाइए, अभी आपका समय आएगा। वही जाएंगे जी, जो बड़े पार्टी होगा वही सरकार बनाएंगे। हम तो बोल रहे हैं बड़ा जो बड़े पार्टी होगा वो प्रधानमंत्री बने, मेरे को कोई नहीं, हम हर जगह आपको लीडिंग देने के लिए तैयार है। हम तो 42 और बिहार में 40, हम तो इसमें 75 सीट तो हम देने के लिए तैयार है। भाजपा की जगह में आप सिर्फ सीट दीजिए, यूपी से लेके आइए, 75 सीट निश्चित है मैं नीतीश जी और ममता जी देंगे विपक्ष को। मैं आपको निश्चित रूप से ये बात बता रहा है। अगर चाहिए तो हम आपको कोर्ट पेपर में लिख के देंगे। ये बात आप जिस दिन चुनाव, जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर होगा उस दिन मेरे को पूछिएगा। जिस दिन बंगाल का रिजल्ट चुनाव डिक्लेयर हुआ तो उसको पहले हम जब 220 बोले थे, काफी बड़े बड़े चैनल में जी, काफी बड़े बड़े, और प्रदीप जी बोला कहाँ ये लिखा है बीजेपी के प्रवक्ता, वो हमें आपको अगर परमिशन देंगे, जो न्यूज़पेपर में लिखा था, जो चैनल में ये लिखा था, अगर हम वो बोल सकते हैं TV9 भारतवर्ष में अगर वो लिखा था कि 4 अंगूठी जो 1,73,000 करोड़ रुपया कीमत है, 4,000 करोड़ का फ्लाइट जो है उसको मेंटेनेंस से 15 से 54 लाख रुपया मेंटेनेंस और 2,000 करोड़ रुपया विदेश सफर में किया था। हम उसको काट अभी भेज सकते हैं आपको। चलिए सरकार साहब बिल्कुल सही बात है। आप 75 सीट कहाँ की दे रहे हैं? बिहार की कितनी दे रहे हैं? बंगाल से बिहार से मिला के बंगाल से लगभग 40 और बिहार से 35 सीट, मैंने पूरी की पूरी। बंगाल में देखिए ना, यहाँ पर उन लोगों को पूछा ही नहीं है। 78,903 बूथ में आपको बता रहे हैं। 18 सीटें ले गए पिछली बार। दो सीट भी भारतीय जनता पार्टी को मिल गया तो बहुत बड़े बात है। 18 सीटें हैं पिछली बार उनकी, शायद 18 सीट है जी, 18 सीट बंगाल में है, 2 सीट भी जीत नहीं पाएंगे। मैं आपको एक स्टेनो से बता रहा है, लास्ट इलेक्शन में जो बंगाल में 30 सेकंड समय दी, समय कम है थोड़ा, जितेंद्र जी के पास भी जाना है। 30 सेकंड में खत्म कर देंगे जी। जो आपको 12,000 बूथ तक दक्षिण छत्तीसगढ़ का नाम है जी, जहां पर 3,000 बूथ में वो 2 डिजिट क्रॉस नहीं कर पाया और 500 बूथ में जीरो वोट मिला था उनको। सरकार साहब थोड़ा समय कम है, थोड़ा जितेंद्र जी भी हमारे साथ है। जितेंद्र जी, खुश होना चाहिए आपको, सरकार साहब ने कहा यानी जो सबसे बड़ी पार्टी होगी उसका प्रधानमंत्री होगा। अब आपको बाकी काम है, बाकी क्षेत्रीय दल, समाजवादी पार्टी, KCR, जनता दल यूनाइटेड, और उन्होंने तो 75 सीटें भी दे दी सीधे। त्रिपाठी जी निश्चित तौर पर उन्होंने बहुत बड़ी बात की है और हम लगातार कहते रहे कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा जिसके आधार पर सरकार का गठन होगा। लेकिन आज सबसे बड़ी चीज ये है कि आज इस देश में माहौल है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाया जाए, ये जनता की तरफ से आवाज आ रही है। तो विपक्ष के सारे राजनीतिक दलों को बड़ा दिल करके अपने साथ, जैसे मुक्ता जी ने भी कहा कि मिलकर के एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। प्री पोल और पोस्ट पोल अलायंस होते रहे इस देश में, निश्चित तौर पर जो बड़ा दल बनेगा जिसके साथ आम सहमति होगी वो इस सरकार भी बनाएगा। लेकिन मेरा ये कहना था कि अभी प्रदीप जी ने कहा कि क्या रोड मैप होगा, अरे जो आपकी सरकार ने किया है इसका उलट रोड मैप होगा, ये चाहती जनता। 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देने की बात थी, 10 लाख लोग हर साल बेरोजगार हो रहे हैं, ये जनता सवाल पूछ रही है। काला धन वापस लाएंगे, जेल के अंदर कर देंगे, कब आएगा काला धन, ये सवाल जनता पूछ रही। 15 लाख का सवाल आज भी खड़ा है। आज सबसे बड़ी चीज, लाखों करोड़ रुपया त्रिपाठी जी उद्योगपतियों का माफ कर दिया जाता है और गरीब का 1 रुपए का राशन उसको ऊपर दंड कर दिया जाता है यदि उसका 400 रुपए का बैंक का कर्ज है या 2,000 रुपए का कर्ज है। ये सवाल है आपकी सरकार को हटाने के लिए जो जनता खड़ी। आज ही बताइए कितनी मेहनत से नवरत्न कंपनियां खड़ी हुई। अभी उन्होंने जिक्र किया कि BSNL के क्या हाल कर दिए, सिर्फ एक उद्योगपति को फायदा पहुंचाने के चक्कर में। सुना है आपने इस देश का प्रधानमंत्री किसी कंपनी, मोबाइल कंपनी का एडवर्टाइज करता हो, 251 रुपए में एक मोबाइल आया था, आपने भी पेपर में ऐड देखा हो, कितने करोड़ रुपए खा के पक गया। प्रधानमंत्री उसका एडवर्टाइज कर रहे, आज उसे ढूंढ नहीं पा रहे कि वो कौन व्यक्ति था। देखिए देश में आप
काठ की हंडी को एक बार दो बार चढ़ा सकते हैं, बार बार नहीं चढ़ेगी। राम मंदिर के नाम पे हिंदू धर्म भावनाओं को भड़का करके ना, आज देश का नौजवान समझ गया है कि जब मुसलमानों को गाली देते हो और जब मुस्लिम लीग सरकार बनती है तो आप मंत्री बन जाते हो। आप देश हित की बात करते हो, अलगाववादियों के साथ आप सरकार बना लेते हो। आप अपने आप को राष्ट्रभक्त कहते हो और आतंकवादियों को हवाई जहाज में बैठा के छोड़ने चले जाते हो। आप हिंदूवादी कहते हो, जिंदा के बाजार पे घुट्टे टेक देते हो। इंद्रेश गजबी आपका मजार पे जाके चादर चढ़ाता है। प्रधानमंत्री मस्जिद में जाते। देखिए, वोटों के लिए अगर इस तरह की, अब समझ में आ गया। और त्रिपाठी जी, यही सबसे बड़ा मनोबल है विपक्षी एकता का कारण जो बनेगा कि प्रधानमंत्री के सरकार के खिलाफ माहौल है इस देश में, क्योंकि बहुत ज्यादा बिल्कुल। आप ये बताइए कि नवरत्न कंपनियों को बेचा जा रहा है। आज त्रिपाठी इससे सरकार साहब ने स्पष्ट कर दिया कि आज नोटबंदी ऐसा कौन सा काम कर दिया आपने जो इस देश की, रुकिए मैंने बोला नहीं, जितेंद्र जी खत्म कर रहे हैं, आप ही पास आओ। मैंने कभी बीच में किसी के नहीं बोला। मेरा ये कहना, नोटबंदी ऐसा कौन सा आपका इसमें निर्णायक फैसला हो गया जिसने देश को आगे बढ़ा दिया। जीएसटी जिसको आप सेलिब्रेट करते थे, 100 से ज्यादा उस पर संशोधन कर दिए त्रिपाठी जी। मेरा ये कहना, किसान कानून बनाया उसमें वापस हो गए। कौन सा ऐसा काम इस सरकार का है कि जनता वोट पिस रही है, उद्योगपतियों के आगे सरेंडर की रिपीट सरकार। संक्षेप में जितेंद्र जी, हो गया खत्म त्रिपाठी जी। जी प्रदीप जी उत्तर दे दीजिए, थोड़ा हमारे पास समय कम है। तो देखिए, फिर वही बात जो जितेंद्र मिश्र जी ने बताई, इन पूरे आरोप उठा के लगा दिए। लेकिन एक सवाल का जवाब दे, प्रियंका जी होंगी प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार? जो मैंने आरोप लगा है उनमें एक भी गलत बता दीजिए। आप ये बता दीजिए। आरोप तो आपने बहुत लगा दिए और आरोप हमें ऐसे सुनने की हमें आदत हो गई है, कोई फैक्चुअल नहीं है। आप वही पुराना घिसा पिटा रेट और कोई तथ्यों के साथ आप नहीं आए, पुराने जो है आरोप आप लगा दिए। आप बता दीजिए, कांग्रेस से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार राहुल जी होंगे, खड़गे जी होंगे, सोनिया जी होंगी या प्रियंका जी होंगी? ये सब चुनाव के बाद में तय होगा, विपक्ष की मीटिंग में तय होगा, सारे लोग एक होकर तय करेंगे। आज कैसे बता देगा कोई? जी प्रदीप जी मेरी आवाज आ रही? हाँ त्रिपाठी जी, आ रही है आपकी आवाज। ये कह रहे हैं जितेंद्र जी कि सारा विपक्ष मिलकर तय करेगा कौन होगा, कांग्रेस से होगा, टीएमसी से होगा, किस दल से होगा, ये अभी स्पष्ट नहीं है। त्रिपाठी जी, फिर मैं बात कर रहा हूँ कि किन मुद्दों को लेकर के क्या रोड मैप है। बिना नेता के रोड मैप कौन दिखाता है? कोई टीम लीडर होता है या प्रेजेंटेशन देने जाते हैं तो कोई टीम हेड होता है? किसी आप चैनल के हेड है, एक पार्टी का हेड होता है, वो जो विपक्षी। प्रदीप जी, उत्तर प्रदेश में आपने किस नेता के नाम पर चुनाव लड़ा था? बता दीजिए। प्रदीप जी, उत्तर प्रदेश में कौन मुख्यमंत्री का चेहरा था? हमारे पास एक नेता था, उस नेता के चेहरे पे चुनाव लड़े थे। तो फिर सबके पास अपना अपना नेता है, उस चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे। प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये सब बैठ के तय करेंगे। दिखा दीजिएगा। उत्तर प्रदेश तो खैर छोड़ दीजिए, उसपे तो कांग्रेस आप उसको नहीं छोड़ेंगे, अभी तो गुजरात भी पकड़ेंगे। की बात करिए, चलिए प्रदीप जी की बात आ कांग्रेस कहीं है भी नहीं। जी उनका ये कहना है कि 2017 में, इसके पहले जो चुनाव 17 में जीते थे, उस समय आपने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया था। ठीक है, नहीं घोषित किया था। उसके बाद वाले चुनाव में तो घोषित किया था, एकदम क्लियर कट इमेज थी, पूरी की पूरी क्लियर थी। योगी जी हमारे मुख्यमंत्री होंगे और किस प्रकार के। त्रिपाठी जी, 2017 में क्यों घोषित नहीं किया था, ये सवाल बनता है मेरा। चलो, उस समय मोदी जी का चेहरा था। 2024 का चुनाव की तैयारी हो रही है, 17 में मत रहिए, नहीं तो जो सीटें हैं वो भी चली जाएगी। चलिए, ऐसा मत करिए भाई, विपक्ष को रहने दीजिए। नहीं, विपक्ष का तो सर, बिना विपक्ष के लोकतंत्र कहा। लेकिन अब 2024 का चुनाव होने वाला है और मिसिर जी जो है 2017 की बातमी बजाए जा रहे, तो ऐसा कैसे चलेगा? नहीं, स्वस्थ लोकतंत्र, अच्छा विपक्ष हो तभी हो सकता है। खैर, आप तो प्रसन्न हो ही रहे हैं, इसी अभी पूरा कुनवा नहीं बैठा है। अभी आप पार्टी से जो आपने सुना, उससे आपके चेहरे में मुस्कुराहट आ गई। अभी बिहार से जनता दल यूनाइटेड का सुन लेंगे, हो सकता है केसीआर साहब का सुन ले, हो सकता है अखिलेश यादव को सुन ले, तो आप और ठाका लगाने लगेंगे। लेकिन सरकार साहब ने बहुत अच्छी बात कही। चलते चलते मुक्ता जी, आपकी संक्षिप्त टिप्पणी इस पूरे मुद्दे पे। जी बिल्कुल त्रिपाठी जी, मैं फिर से वही रिपीट करूंगी। देखिए, हम लोगों ने पूरा डिस्कशन सुना, हर पार्टी यही कह रही है कि हमारा जो लीडर है वो नेता रहेगा और हम जो है एक प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट या प्राइम मिनिस्टर का जो चेहरा हम
कब तय करेंगे? चुनाव के बाद, परफॉर्मेंस देख के। तो मैं यही तो कह रही हूँ, जनता फिर क्यों वोट देगी आपको? मोदी के खिलाफ क्यों वोट करेगी? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप जी, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, वैसे भी आपकी 5 उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में है आपका अभी फिलहाल जो है उसको चेहरा बहुत जरूरी होता है, और चेहरा जो है वो अरविंद केजरीवाल ही होंगे। आखिरी में आपने बोला कि जनता अंधेरे में तीर नहीं मारती है, चुनाव बाद आप डिसाइड करेंगे। अभी देश की जनता वो 55 साल वाली जनता नहीं। चलिए, मेरा समय समाप्त हो गया, माफी चाहता हूँ प्रदीप जी, माफी चाहता हूँ, समय समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जितेंद्र जी, आपका सरकार साहब, आपका तकी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुक्ता जी, आपका भी हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। तो लोकसभा चुनाव के पहले तकरीबन दर्जन भर राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होना है, और राज्यों के चुनावी नतीजे कहीं न कहीं ये साफ कर देंगे कि 2024 के महारण में जनता का जुड़ाव किस ओर होगा। लेकिन फिलहाल जनता का रुख अपनी ओर करने के लिए सियासी दल कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। साथ ही सभी अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। खैर, कौन कितनी गहराई में है जानने के लिए तो 2024 के लोकसभा चुनाव के होने और फिर चुनावी नतीजों के आने के इंतजार करना ही होगा। इसी के साथ जनता मांगे जवाब नहीं। नमस्कार।